प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तू की तुलना। बेटा, जब किन्हीं भी दो राजनीतिक विचारकों या दो राजनीतिक सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें आती हैं, क्या? समानता और असमानताएं। तो आज हम प्लेटो और अरस्तू की तुलना के अंतर्गत समानता की बात करेंगे, अर्थात समान तत्व की बात करेंगे। मतलब जब तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाती है तो इसमें दो बातें होती हैं, समानता और असमानताएं। तो आज हम प्लेटो और अरस्तू के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत पहली बात ले रहे हैं, क्या? समान तत्व या जो है समानताएं। मतलब प्लेटो और अरस्तू के अंतर्गत क्या क्या समानताएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्लेटो और अरस्तू के जितने भी सिद्धांत हैं वो एक एक करके समझा दिए हैं। और किसी विद्यार्थी को यदि प्लेटो और अरस्तू के किसी भी सिद्धांत को समझने में कहीं दिक्कत आई हो तो आज जो हम ये बता रहे हैं कि प्लेटो और अरस्तू के विचारों में क्या समानताएं हैं, तो इन समानताओं को समझ जाइएगा। अगला लेक्चर जो हमारा होगा प्लेटो और अरस्तू के विचारों में क्या असमानता है, इसके ऊपर होगा। जब आप समानताएं और असमानताएं समझ जाएंगे तो प्लेटो और अरस्तू के संपूर्ण राजनीतिक चिंतनों को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो और अरस्तू के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत समान तत्व या प्लेटो और अरस्तू के विचारों में समानताएं क्या हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। क्या? सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। और पृष्ठभूमि तैयार करें इसके लिए जरूरी है समझना, क्या जरूरी है बेटा? आज तक पूरी दुनिया में प्लेटो और अरस्तू के बाद जितने भी राजनीतिक विचारक उभरकर सामने आए हैं, या तो उन्होंने प्लेटो का अनुकरण किया है या अरस्तू का अनुकरण किया है। यदि कोई कल्पना की बात करता है, आदर्श की बात करता है, काल्पनिक चिंतन की बात करता है, तो निश्चित रूप में वह प्लेटो का अनुयायी है। और यदि कोई विचारक तथ्यों की बात करता है, यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, तो निश्चित रूप में अरस्तू का अनुयायी है या अरस्तू का अनुसरण करता है। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, इज़म वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। मतलब प्लेटो और अरस्तू के बाद हम जितने भी राजनीतिक विचारक, जितने भी राजनीतिक चिंतक हमारे सामने आए हैं, या तो उन्होंने प्लेटो के विचारों का अनुसरण किया है और या तो उन्होंने अरस्तू के विचारों का अनुसरण किया है। अगर कोई विचारक कल्पना की बात करता है, आदर्श की बात करता है, तो निश्चित रूप में वह प्लेटो का अनुयायी है। और यदि कोई विचारक तथ्यों की बात करता है, यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, यथार्थ धरातल की बात करता है, तो निश्चित रूप में वह अरस्तू का अनुयायी है। इसलिए वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्लेटो और अरस्तू के विचारों को अच्छे समझ जाएं तो प्लेटो और अरस्तू के बाद जितने भी विचारक हमारे सामने आए उन सभी विचारकों ने प्लेटो और अरस्तू के विचारों का ही अनुकरण किया है, अनुसरण किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एक विचारक है फोस्टर ने बड़ा अच्छा कहा है। क्या कहा है कि प्लेटो का चिंतन, क्या? प्लेटो का चिंतन उस पर, किस पर? अरस्तू पर। प्लेटो का चिंतन उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। किसके ऊपर? यस, अरस्तू के ऊपर। तो नोट करेंगे आप, फोस्टर कह रहे हैं कि प्लेटो का चिंतन उस पर, मतलब अरस्तू पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो अरस्तू का कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसके ऊपर प्लेटो का प्रभाव ना पड़ा हो। परंतु इसका मतलब यह नहीं है, लिखो आप, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अरस्तू ने प्लेटो की प्रत्येक बात को स्वीकार किया है। मतलब प्लेटो के कुछ सिद्धांतों को अरस्तू ने भी ठुकराया था। जैसे कि साम्यवाद का सिद्धांत है, अरस्तू ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए तो जो है कह दिया जाता है अरस्तू के बारे में कि अरस्तू वो गो का बादशाह है। गो जानते हैं? गाय, काऊ।
अरस्तु वो गो का बादशाह है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद में अपनी माँ को लात मार देता है। अरस्तु ने भी ऐसा ही किया है, प्लेटो के चरणों में 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया। इसके बावजूद भी प्लेटो के विचारों को, प्लेटो के सिद्धांतों को अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया। कुछ बातें स्वीकार किए, कुछ स्वीकार नहीं किए। फर्स्ट ने ये बात कही। नेक्स्ट मैक्सी क्या कहते हैं? मैक्सी कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन में जहाँ प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों, क्रांतिकारियों का जनक है, वहाँ अरस्तु यथार्थवादियों, व्यवहारवादियों, उपयुक्तवादियों का जनक है। कितनी अच्छी बात कही है। अब इससे आप समझ सकते हैं, मैक्सी कह रहे हैं कि राजनीतिक चिंतन में जहाँ प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों, क्रांतिकारियों का जनक है, वहाँ अरस्तु यथार्थवादियों, व्यवहारवादियों, उपयुक्तवादियों का जनक है। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि प्लेटो और अरस्तु के बाद में जितना भी राजनीतिक चिंतन हुआ है, किसी न किसी रूप में उन्होंने प्लेटो और अरस्तु का ही अनुसरण किया है। वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। नेक्स्ट, प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी की प्रतिभा की संज्ञा दी है और अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा है। मतलब अरस्तु अपने गुरु को महान मानता है प्लेटो को, और प्लेटो अपने शिष्य को महान मानता है। ये दोनों एक दूसरे को महान मानते हैं। जरा देखिएगा आप कि गुरु शिष्य को महान मान रहा है, शिष्य गुरु को महान मान रहा है। और इसके बाद में एक विद्वान है बारकर महोदय। बारकर महोदय ने कहा है कि पॉलिटिक्स क्या है? अरस्तु की रचना। और प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रिपब्लिक। और प्लेटो की अंतिम रचना कौन सी है? द लॉज। तो पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप से नई बात उतनी ही कम है जितनी मैग्ना कार्टा में। क्या मतलब हुआ? बारकर कहते हैं कि जो अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप से नई बात उतनी ही कम है जितनी कि मैग्ना कार्टा में। मतलब डेफिनेटली यहाँ यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि बारकर महोदय कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई जो है नई बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से पहले जो है प्लेटो ने जो अपनी रचना लॉज लिखी है, उस लॉज की बातों को ही जो है अरस्तु ने स्वीकार किया है। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स में मुख्य रूप से लॉज के विचारों का अनुसरण मात्र है। दूसरे शब्दों में मतलब बारकर ने जो बात कही है, इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में मतलब अरस्तु की जो रचना है पॉलिटिक्स में मुख्य रूप में लॉज, प्लेटो की अंतिम रचना लॉज है, तो पॉलिटिक्स में मुख्य रूप में लॉज के विचारों का अनुसरण मात्र है। मतलब प्लेटो की अंतिम रचना लॉज है, और लॉज में इन्होंने जो कुछ भी बातें लिखी हैं उनको जो है अरस्तु ने स्वीकार किया। इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो अपनी बात को जहाँ समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात का प्रारंभ करता है। सिनक्लेयर ने ये बात कही है, जैसा कि अंत में मैंने नोट भी किया है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में प्लेटो और अरस्तु की जब तुलना की बात आती है, या प्लेटो और अरस्तु के विचारों को तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है, तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें आती है, समानताएं, असमानताएं। तो आज हम इसके पहले पार्ट की चर्चा करेंगे, समानताएं। तो नोट करें, प्लेटो और अरस्तु के विचारों में समानताएं, या प्लेटो और अरस्तु के विचारों में समान तत्व। नोट करें बेटा। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, प्लेटो और अरस्तु के विचारों में समानताएं या समान तत्व। मतलब प्लेटो और अरस्तु के विचारों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि समान हैं, समान तत्व हैं। तो यहाँ हम 10 बिंदुओं के माध्यम से ये बातें बताएंगे। नंबर 1, दोनों यूनानी परिस्थितियों की उपज हैं। बेटा डेफिनेटली देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही एथेंस के जन्मजात नागरिक हैं। एथेंस जो कि एक नगर राज्य है, स्पार्टा जो कि एक नगर राज्य है, यूनान के नगर राज्य हैं। तो निश्चित रूप में जो प्लेटो और अरस्तु हैं ये दोनों ही यूनानी परिस्थिति की उपज है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही उनके समय में जो राजनीति में अस्थिरता बनी हुई थी, प्लेटो अरस्तु के समय में जो राजनीति में अस्थिरता बनी हुई थी, जो संघर्ष व्याप्त था, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही इस राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना चाहते थे, संघर्ष को रोकना चाहते थे। मतलब प्लेटो और अरस्तु ने जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया है, जो अपना दर्शन दिया है, वो यूनानी परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है, यूनानी परिस्थितियों की उपज है। तो इसलिए दोनों में समानताएं हैं कि दोनों ही मतलब प्लेटो और अरस्तु ये दोनों ही यूनानी परिस्थितियों की उपज हैं, या यूनानी परिस्थितियों से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने विचार दिए हैं। ठीक है बेटा। दूसरी समानता क्या है बेटा? दोनों के राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य। मतलब दूसरी समानता ये है कि
कि प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य है। मतलब प्लेटो और अरस्तु के विचारों का, प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का जो आधार है वो नगर राज्य है, सिटी स्टेट है। अर्थात प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो नगर राज्य है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही नगर राज्य को आत्मनिर्भर संगठन मानते हैं। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही नगर राज्य को एक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संगठन मानते हैं। प्लेटो और अरस्तु के समय में राज्य और समाज में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं माना जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, दास प्रथा। यस, अगर वैसे देखा जाए तो प्लेटो ने रिपब्लिक के अंतर्गत दास प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा, मौन रहे हैं प्लेटो। लेकिन प्लेटो की जो अंतिम रचना लॉज है, लॉज के अंतर्गत जो है इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। और अरस्तु की बात आती है तो अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत खुल करके दास प्रथा का समर्थन किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्लेटो और अरस्तु ये दोनों ही जो है यूनानी परिस्थिति से प्रभावित होते हुए दास प्रथा का समर्थन करते हैं। चौथा है, हाँ ये ध्यान रखना है कि प्लेटो ने अरस्तु की तरह दास प्रथा के ऊपर अलग से कोई सिद्धांत नहीं दिया है, ये भी ध्यान रखना है। और चौथा है शिक्षा प्रणाली। बेटा, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राज नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। मतलब प्लेटो और अरस्तु दोनों ये कहते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर राज्य का अंकुश होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। मतलब राज्य नियंत्रित शिक्षा का दोनों ने समर्थन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 समानताएं। 5वां है शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा। बेटा, प्लेटो और अरस्तु के अंतर्गत जो 5वीं समानता है वो ये है कि शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है। कैसे की है? प्लेटो ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो 3 वर्ग बताए हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग ये जो है किसी भी रूप में उत्पादन से संबंधित काम नहीं करेंगे, ये किसी भी रूप में शारीरिक श्रम नहीं करेंगे। और इसी के साथ में दार्शनिक शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है वो जो है शासन से संबंधित काम करेंगे। लेकिन जो उत्पादक वर्ग है वो शारीरिक श्रम तो करेगा लेकिन शासन में किसी भी रूप में भाग नहीं लेगा। इसलिए प्लेटो ने शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है। प्लेटो ने साफ कह दिया कि उत्पादक वर्ग शासन में, राजनीति में भाग नहीं लेगा। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी ये कहा है कि वास्तविक रूप में जो विधि व्यवस्था में, विधि निर्माण की प्रक्रिया में, शासन में, न्याय व्यवस्था में भाग लेंगे केवल वो नागरिक होंगे, बाकी नागरिक नहीं होंगे। इसका मतलब अरस्तु ने कहा है कि मजदूर, श्रमिक, महिला, बच्चे, वृद्ध, विदेशी ये नागरिक नहीं हो सकते। तो शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा प्लेटो ने भी की है और शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा अरस्तु ने भी की है। दोनों ने शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है। ये 5 समानता होगी। छठा है कानून का शासन। वैसे देखा जाए तो प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात की है, लेकिन जब प्लेटो ने अपने जीवन के अंतर्गत इसका प्रयोग किया है कि भी दार्शनिक राजा का शासन सफल हो सकता है या नहीं, तो प्लेटो को इसमें जो है असफलता हाथ लगी। और फिर अंत में प्लेटो ने अपनी जो अंतिम रचना लॉज लिखी है वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, तो लॉज के अंतर्गत कानून के शासन को स्वीकार किया। इसी प्रकार से अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत कानून के शासन को, कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कानून का शासन, कानून के शासन को प्लेटो ने भी अपनी अंतिम रचना लॉज के अंतर्गत स्वीकार किया है और अरस्तु ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत कानून के शासन को स्वीकार किया है। 7वां है नागरिकता। वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु के अंतर्गत जो 7वीं समानता वो नागरिकता के बारे में है। प्लेटो ने साफ कहा है कि वास्तव में देखा जाए तो जो दार्शनिक शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है वो जो है शासन में, राजनीति में भाग लेंगे और उत्पादक वर्ग इसमें भाग नहीं लेगा। इसका मतलब जो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है वो एक प्रकार से प्लेटो के नागरिक हो गए, जबकि उत्पादक वर्ग प्लेटो का नागरिक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु ने भी साफ कह दिया है कि जो विधि व्यवस्था में, विधि निर्माण की प्रक्रिया में, शासन में, न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेंगे वो नागरिक होंगे, जो इसमें भाग नहीं लेंगे वो जो है नागरिक नहीं होंगे। तो इसीलिए जो है अरस्तु ने कहा है कि जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं,
महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो जो है नागरिक नहीं हो सकते। तो नागरिकता की जो है डेफिनेशन की बात आती है तो प्लेटो और अरस्तु में समानता पाई जाती है। 8वां एम मिश्रित संविधान। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने मिश्रित संविधान की बात की है। प्लेटो ने भी क्योंकि प्लेटो के समय में राजनीतिक जीवन में स्थिरता बनी हुई थी, तो राजनीतिक जीवन में स्थिरता की स्थापना हो इसके लिए जो है प्लेटो ने मिश्रित संविधान का समर्थन किया। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु ने भी मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। मध्यम मार्ग को स्वीकार करते हुए अरस्तु ने भी मिश्रित संविधान की बात की कि भाई राजनीतिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए मिश्रित संविधान को अपनाया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में जो 8वीं समानता है वो मिश्रित संविधान के बारे में है कि दोनों ही मिश्रित संविधान का समर्थन करते हैं। जैसा कि आधुनिक समय में पूरी दुनिया में हम देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत मिश्रित संविधान है। ब्रिटेन में आज जो है हम देखेंगे राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है और कुलीन तंत्र भी है। जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र का प्रतीक राजा या रानी का पद है। ब्रिटेन में लोकतंत्र का प्रतीक क्या है? ब्रिटेन की संसद का जो दूसरा सदन है, भाई 2 सदन है वहाँ पर, लॉर्ड सभा और जो है लोक सदन। तो लोक सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है, तो लोक सदन जो है लोकतंत्र का प्रतीक हो गया। और तीसरा है वहाँ की संसद का जो दूसरा सदन लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा में उच्च कुल के लोग होते हैं, तो ये कुलीन तंत्र का प्रतीक है। अतः कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत मिश्रित संविधान ही है। 9वां है समानता नैतिकता का प्रभाव। प्लेटो और अरस्तु इन दोनों ने नैतिकता का समर्थन किया है, नैतिक जीवन का समर्थन किया है। और इसी के साथ में प्लेटो और अरस्तु ने कहा है कि प्रत्येक कार्य का आधार नैतिकता होना चाहिए। 10वां समानता है लोकतंत्र की आलोचना। यस, प्लेटो और अरस्तु दोनों ने लोकतंत्र की आलोचना की है। प्लेटो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लोकतंत्र सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली है, लोकतंत्र सबसे बेकार शासन प्रणाली है। प्लेटो ने तो अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत यहाँ तक लिखा है, क्या लिखा है कि लोकतंत्र के अंतर्गत मानव की तो बात ही अलग है, पशु भी अपने रास्ते पर चलना छोड़ देता है। तो आज हम देख सकते हैं लोकतंत्र में वो सारी कमियां मौजूद हैं आज, जो कि प्लेटो ने अपने रचना रिपब्लिक के अंतर्गत बताई है। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु ने भी जो है लोकतंत्र की आलोचना की है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा दी है। किसने? अरस्तु ने। अतः कहा जा सकता है कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में जो 10वीं समानता है वह है लोकतंत्र की आलोचना। मतलब दोनों ने ही लोकतंत्र की आलोचना की है, दोनों ने लोकतंत्र की बुराई की है, दोनों ने ही लोकतंत्र को बुरी शासन प्रणाली बताया है। अंत में एक विद्वान है सिनक्लेयर, इसको नोट करना है आपको। सिनक्लेयर कहते हैं कि अरस्तु वहीं से आरंभ करता है जहाँ प्लेटो उसे छोड़ देता है। मतलब प्लेटो जहाँ अपने विचारों को समापन देता है, प्लेटो जहाँ अपने विचारों को विराम देता है, वहीं से अरस्तु अपने विचारों की शुरुआत करता है। कैसे? जैसे कि प्लेटो की अंतिम रचना द लॉज है, और लॉज में प्लेटो ने कानून के शासन को स्वीकार किया है, और अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत प्रारंभ में ही कानून के शासन को स्वीकार किया। इसलिए सिनक्लेयर कहते हैं कि अरस्तु वहीं से आरंभ करता है जहाँ प्लेटो से छोड़ देता है। मतलब प्लेटो जहाँ अपने विचारों को छोड़ता है वहीं से अरस्तु अपने विचारों का श्री गणेश करता है, प्रारंभ करता है। तो ये हो गया जो है प्लेटो और अरस्तु की तुलना के अंतर्गत समान तत्व या समानताएं। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेटो तथा अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन और समानताएं। आज एक बात ली हमने केवल समानताओं की, इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या असमानताएं, मतलब क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, इसके ऊपर लिया जाएगा। तो प्लेटो और अरस्तु के विचारों में ये 10 समानताएं होगी। इन 10 समानताओं के आधार पर या इन 10 बिंदुओं के आधार पर आप जो है प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और जब प्लेटो और अरस्तु के विचारों में समान तत्व और असमान तत्व ये दोनों बातें आप समझ जाएंगे तो प्लेटो और अरस्तु के संपूर्ण चिंतन को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आप प्लेटो और अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत समानताओं को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।